तो स्क्रीन में जो लड़की आप लोग अभी देख रहे हो इसका नाम है मोना और उसे फेम की बहुत ज्यादा चाहत थी और इस चीज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब सीधे सीधे रास्ते से तो उसको फेम नहीं मिला, जिसके बाद वो काला जादू करती है। मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ। तो कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मलेशिया और साल था तकरीबन कुछ 1985। स्क्रीन के एक साइड में है मोना और स्क्रीन के दूसरे साइड में है उसका पति और मोना का पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे ये बात एकदम अच्छी तरह से पता थी कि मोना को एक पॉप स्टार बनना था और इसी चीज के लिए बचपन से ही उसने सिंगिंग और डांसिंग के क्लासेस भी लिए थे। और वो मोना को बोलता है कि वो उसके अंदर का टैलेंट देख सकता है और दोनों को साथ में मिलकर मोना का करियर लॉन्च करना चाहिए। क्या पता वो अगली सुपरस्टार बन जाए। तो मोना के पति के पास जितनी भी सेविंग्स वगैरह थी उसने सब लगा दिए और निकाला मोना का पहला एल्बम डायना। उसका म्यूजिक वीडियो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो यार मैं कुछ क्लिप्स लगा देता हूँ। अब आप लोगों को ये गाना पसंद आया या नहीं मुझे नहीं पता, पर मलेशिया के लोगों को ये गाना उतना पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। दरअसल मोना और उसका जो पति था उन लोगों के पास अंधा पैसा नहीं था, तो अब उनका पहला एल्बम फ्लॉप होने के बाद उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया एल्बम बनाए और यहीं से मोना का जो म्यूजिक करियर है वो डूब जाता है। नाउ इस सिचुएशन में कोई आम इंसान हार मान जाता, बट ये चीज याद रखना कि हम मोना के बारे में बात कर रहे हैं और उसे किसी भी हालत में सक्सेस चाहिए था और इस चीज के लिए वो सीखने लगती है काला जादू। अब उसके पास सच्ची कोई पावर्स थी या नहीं ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, पर लोगों के बीच उसका विश्वास बहुत ज्यादा था। अगर लोगों की जिंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो मोना के पास जाते थे, अगर उनकी जिंदगी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती तो भी वो मोना के पास जाते थे और अगर लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो इसका भी सोल्यूशन मोना के पास था। और मैं ये बता दूं कि ये तकरीबन 1990s का समय था और अंधविश्वास अपने एकदम पीक में था। अभी तो चलो इंटरनेट आ गया, लोग थोड़े ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं और अंधविश्वास का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो चुका है, पर उस समय तो चीजें खराब ही थी। अब इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते उठाते मोना ने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया था। पहले तो वो इस बिजनेस को अपने पति के साथ चलाती थी, पर बिजनेस एक्सपैंड होने के बाद अब उसने एक असिस्टेंट भी हायर कर दिया था। ये था उसका असिस्टेंट। नाउ एक दिन उनके पास एक पॉलिटिशियन आता है, ये था वो पॉलिटिशियन और वो मोना से मदद मांगता है। जैसे बॉस, इस बार का जो इलेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ओपोनेंट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, पर कैसे भी करके मुझे ये इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा और एक बार अगर मैं पावर में आ गया तो मोना जी मैं आपका भी अच्छा ख्याल रखूंगा। तो मोना भी कहती है डन, इलेक्शन की टेंशन आप मत लीजिए, आप एकदम सही जगह में आए हो, पर इस काम के लिए आपको थोड़ा खर्चा पानी भी देखना पड़ेगा। कितना खर्चा पानी? तो ये सुनने के बाद पॉलिटिशियन भी खुश हो गया और उनकी डील हो जाती है। अब रिचुअल वाला दिन आता है और जो पॉलिटिशियन है सबसे पहले तो वो आसपास के सभी बैंक्स में जाता है और वहां से बहुत सारा कैश निकालता है और ये कैश ले जाके वो मोना के हाथ में थमा देता है। जिसके बाद रिचुअल की शुरुआत होती है और पॉलिटिशियन को ये बताया जाता है कि आपको जमीन में लेटना पड़ेगा और अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अब सुनने में ये चीज थोड़ी बहुत रिस्की लग सकती है, पर इस चीज को ध्यान से सुनना। वो पॉलिटिशियन मोना पे अंधा विश्वास करता था, लाइक उसने ये किसी को नहीं बताया था कि आज वो मोना के पास आया है और क्या काम करवा रहा है उससे, और ऊपर से तो उसने पैसे भी दे दिए थे। तो बेसिकली उसे मोना पे बिल्कुल शक नहीं हुआ, जिसके बाद वो जमीन पर ले जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। अब याद है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि मोना का एक असिस्टेंट है, तो सडनली रिचुअल वाले रूम में जो ये असिस्टेंट है वो एक कुल्हाड़ी लेके आता है, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन के गर्दन में, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिशियन है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद मोना, उसका पति और असिस्टेंट मिलकर पॉलिटिशियन की बॉडी को छोटे छोटे भागों में काटते हैं एंड फॉर सम रीजन जो ये बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े थे वो लोग जमीन में गड्ढा करते हैं और वहां डाल देते हैं। और जो ये जमीन थी वो पॉलिटिशियन की ही एक प्रॉपर्टी में से एक था। नाउ जो पॉलिटिशियन है वो रास्ते से हट चुका था, पर याद रखना कि इस रिचुअल से पहले उसने मोना को अच्छा खासा पैसा दिया था, तो वो उस असिस्टेंट को उसका कट देते हैं। जिसके बाद मोना और उसका पति एकदम अंधा पैसा उड़ा देता है। लाइक सबसे पहले वो एक मर्सिडीज खरीदते हैं, महंगा फोन खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, घर का फर्नीचर खरीदते हैं और अंत में जाके तो जो मोना है वो अपना प्लास्टिक सर्जरी भी कराती है, क्योंकि इस चीज को याद रखना कि मोना को एक पॉप स्टार बनना था, तो वो यही चाहती थी कि बाहर से वो अट्रैक्टिव दिखे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब काफी ज्यादा समय हो चुका था और दुनिया के लिए जो पॉलिटिशियन है वो एक तरीके से मिसिंग हो चुका था और उसकी फैमिली एक मिसिंग रिपोर्ट डालती है। और एक पॉलिटिशियन का गायब हो जाना ये एक बहुत बड़ी चीज थी।
तो पुलिस के ऊपर भी एक भारी प्रेशर आ चुका था कि उन्हें कैसे भी इस केस को सॉल्व करना है। नाउ इसके कुछ समय बाद जो मोना का असिस्टेंट था, अचानक से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, पर पॉलिटिशियन के केस के लिए नहीं बल्कि इस वाले केस के लिए। अब अरेस्ट होने के बाद पता नहीं असिस्टेंट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, पर वो पुलिस को पॉलिटिशियन के केस के बारे में बताता है। वो पुलिस को उस लोकेशन के बारे में बताता है जहां पर पॉलिटिशियन की बॉडी छुपाई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि मोना ने असिस्टेंट को थोड़े कम पैसे दिए थे, इसीलिए उसने ये सब उगल दिए। पर आप लोग बस इतना मान लो कि उसने मोना और उसके पति को धोखा दे दिया। अब शुरुआत में तो पुलिस को असिस्टेंट की बातों में उतना ज्यादा बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि रिमेंबर नशेड़ी लोग हवा में कुछ भी बातें करते हैं। पर फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिशियन के केस के डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। पहले तो बैंक स्टेटमेंट से पुलिस को यह पता चला कि मिसिंग होने से पहले पॉलिटिशियन ने बैंक से बहुत सारा कैश निकाला था। दूसरा, असिस्टेंट के कहने के बाद पुलिस उस लोकेशन में जाती है और वहां पर से सच्ची उन्हें पॉलिटिशियंस के बॉडी के पार्ट मिलते हैं। और तीसरा, पुलिस ये देखती है कि अचानक से ही मोना और उसका जो पति है वो अंधा पैसा उड़ा रहे थे, और उनके पास इतना पैसा कहां से आया ये किसी को नहीं पता था। अब इस वक्त तक असिस्टेंट तो ऑलरेडी अरेस्ट था, पर अब पुलिस मोना और उसके पति को भी अरेस्ट करते हैं, और यहां से शुरुआत होती है उनके ट्रायल की। अब ट्रायल में बेसिकली सब कोई एक दूसरे को दोष दे रहे थे। मोना और उसका पति बोलते हैं कि यार हम लोग तो एक्चुअली में रिचुअल कर रहे थे, और जब हम लोग ये रिचुअल कर रहे थे हमारा असिस्टेंट अचानक से आता है और पॉलिटिशियन पे कुल्हाड़ी चला देता है, और इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। इन सब को देखकर हम इतना ज्यादा डर चुके थे कि हम वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि हम पुलिस के पास आके सब कुछ सच सच बताए। पर याद रखना, जज इतने बेवकूफ नहीं होते। उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि यार चलो हम एक टाइम के लिए मान भी लिए कि ये सब आपका प्लान नहीं था, और आप ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। इस डर ने आपको पुलिस के पास जाने से रोक दिया, पर इस डर ने आपको शॉपिंग करने के लिए नहीं रोका। इस चीज को याद रखना कि उसने मर्सिडीज, घर का फर्नीचर, नया फोन, ज्वेलरीज और प्लास्टिक सर्जरीज तक कराई थी। तो ये मान लो कि जज उन दोनों की बात को बिलीव नहीं करता। नाउ अब जो असिस्टेंट है वो कोर्ट में ये बोलता है कि वो एकदम इनोसेंट है, और उसने वो कुल्हाड़ी इसीलिए चलाई क्योंकि मोना और उसके पति ने उसे मजबूर कर दिया था। बट अगेन जो जज है वो यही बोलता है कि तुम्हें पता है ना खून करना गलत है, मोना ने तुमसे खून करने के लिए बोला और तुमने कर भी दिया। एक कहावत है ना कि वो कुएं में कूदने बोल जाएगी तो तुम कूद जाओगे, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया था। जिसके बाद जो कोर्ट है वो इन तीनों को ही दोषी पाता है और इन सबको मौत की सजा सुनाई जाती है। ओके, इनका जो केस है वो यहाँ पर खत्म हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस केस की थ्योरीज के बारे में सुनो, जो इंटरनेट की थ्योरीज होते हैं। इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग मोना एक्चुअली में एक चुड़ैल थी, और उसने पॉलिटिशियन को जो खत्म किया वो एक तरीके का एक सैक्रिफाइस था, क्योंकि मोना की जिंदगी में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो अचानक से गायब हो गए थे। और एक पॉसिबिलिटी ये सामने आती है कि मोना ने पहले भी बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस करा था, और इसी सैक्रिफाइस के कारण मोना को बहुत सारे पैसे मिले। उसका म्यूजिक का करियर तो नहीं चला, पर इस केस के बाद मलेशिया में लोग उसे जानने लगे थे। तुम लोगों ने देखा होगा कि क्रिमिनल्स को जब पुलिस ले जा होती है, मीडिया वगैरह आते हैं, और जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना फेस ढकने की कोशिश करते हैं, पर मोना इस चीज का कंप्लीट उल्टा थी। मीडिया के सामने वो एकदम टिप टॉप रेडी होती थी और हमेशा कैमरे के सामने रहकर एक मिस्टीरियस सी स्माइल देती थी। उसको इस केस के कारण जो भी अटेंशन मिला वो इस चीज को खुशी खुशी ले रही थी, और अपने एग्जीक्यूशन से पहले वो ये बोलती है आकू तकन माती, जिसका मतलब है आई विल नेवर डाई। अब आप इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना।